नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां प्रोफेसर दिनेश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति का उन्होंने पदभार संभाला है। राज्यपाल और सीएम का आभार भी जताया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मजबूती देना उनकी प्राथमिकता, शैक्षणिक और बुनियादी विकास को भी गति देंगे ये बयान। जहां नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे, इनोवेशन और स्टार्टअप को भी बढ़ावा देने पर फोकस रहेगा। होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार से वो सम्मानित हैं। बता दें कि 1987 में अकादमिक करियर की शुरुआत की थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में लेक्चरर के तौर पर शुरुआत की थी। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां प्रोफेसर दिनेश कुमार को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जहां उनका बयान भी सामने आया है। बता दें कि होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार से भी वो सम्मानित है। दरअसल 1987 में अकादमिक करियर की शुरुआत की थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में लेक्चरर के पद से उन्होंने शुरुआत की थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां प्रोफेसर दिनेश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बता दें कि 1987 में अकादमिक करियर की शुरुआत की थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में लेक्चरर के तौर पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। इस वक्त की बड़ी खबर, तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे, ये बयान प्रोफेसर की तरफ से सामने आया है। दरअसल प्रोफेसर दिनेश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। विश्वविद्यालय के कुलपति का उन्होंने पदभार भी संभाला है। राज्यपाल और सीएम का आभार भी जताया है और इस दौरान उनका कहना कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आगे वो कार्य करेंगे, नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर उनका फोकस रहेगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में लेक्चरर के तौर पर यहां प्रोफेसर ने शुरुआत की थी और अब उनको ये नया पदभार मिला है, जिसके चलते उन्होंने राज्यपाल और सीएम का आभार भी जताया है। बढ़ते आगे, बात अब रेवाड़ी की करेंगे, जहां रेवाड़ी से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कार सवार बदमाशों ने फायरिंग की है। 3 छात्रों पर यह फायरिंग की गई। क्रेटा गाड़ी में भी यहां तोड़फोड़ की गई। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। राव अभय सिंह चौक की पूरी घटना। इस वक्त की बड़ी खबर रेवाड़ी से, जहां कार सवार बदमाशों ने फायरिंग की है। एक फायरिंग का मामला कल भी निकल करके सामने आया था। आज एक बार फिर से यह फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। लगातार पुलिस सवालों के घेरे में है। 3 छात्रों पर यहां फायरिंग की गई है। क्रेटा गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। राव अभय सिंह चौक की एक घटना बताई जा रही है। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर रेवाड़ी से, जहां कार सवार बदमाशों ने फायरिंग की है। क्रेटा गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई। एक फायरिंग की वारदात कल भी सामने आई थी और आज एक बार फिर से पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग की खबर जो निकल करके रेवाड़ी से सामने आई है, वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर रेवाड़ी से, जहां कार सवार बदमाशों ने फायरिंग की है। बता दें कि 3 छात्रों पर यहां फायरिंग की गई। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता महेंद्र भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, एक बार फिर से यहां पर फायरिंग की घटना ये निकल करके सामने आई। कल भी एक बार फायरिंग हुई थी और आज एक बार फिर से ये फायरिंग की घटना निकल करके सामने आई है, जो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा, एक के बाद एक फायरिंग की घटना होने के पर तो पुलिस को सवालिया निशान तो लगता ही है, क्योंकि पुलिस का किसी तरह का भी बदमाशों पर खौफ नहीं रहा है। इसके चलते ही ये फायरिंग की वारदातें जो बार बार घट रही हैं। ऐसे 2 दिन पहले भी एक हेड कांस्टेबल जो गुड़गांव से रेवाड़ी लौट रहे थे, तो ढालू हेड़ा में उनके ऊपर फायरिंग की हुई थी। अब ये दूसरी घटना है कि छात्र अपने घर से कॉलेज के लिए निकले थे। कॉलेज पहुंचने से पहले ही अभय सिंह चौक पर उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, तोड़फोड़ शुरू कर दी। जब छात्रों द्वारा भागने का प्रयास किया, अपने बचाव में उन्होंने वहां से भागने का प्रयास किया, तो उन बदमाशों ने फायर कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान है कि सुरक्षा व्यवस्था में चूक है, क्योंकि पुलिस का खौफ बिल्कुल महेंद्र, ये सुरक्षा व्यवस्था को चूक को साफ तौर पर दर्शा रहे हैं। 3 छात्रों पर यहाँ पर फायरिंग की गई है। पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? क्या इन तीनों छात्रों से कोई सबूत या कोई और जानकारी पुलिस जुटा पाई है?
जी, अभी बता देना चाहूंगा कि जो मौके पर जैसे ही सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची थी। पुलिस अपने सारे सबूत इकट्ठे कर रही है और सबूत इकट्ठे करने के बाद उन जो बदमाश थे जिन्होंने फायरिंग की है तो उनका पता भी चल गया है। उनके बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते इन छात्रों पर फायरिंग की गई है और उन आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार करने की बात भी कह रही है। तो अभी जैसे पुलिस चौकी में SHO वगैरह DSP साहब DSP पहुंच गए हैं और उसका यही कहना है कि इन पर जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और छात्रों को पूरी सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। अभी तक उनके छात्रों की जो करेक्टर गाड़ी थी उसमें तोड़फोड़ की है और उसी पे फायरिंग हुई है। वैसे छात्र तीनों अभी सेफ बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल महेंद्र, ये चूंकि पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है, कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की घटना होना, एक के बाद एक इस तरह की घटना दिन दहाड़े होना और अपने मंसूबों में लगातार कामयाब होते जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशैली को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो लगता है महेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे संपर्क साधने की, लेकिन एक बार फिर से रेवाड़ी से जो मामला निकल करके सामने आया है फायरिंग का, वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहा है। कार सवार बदमाशों ने यहां फायरिंग की है, 3 छात्रों पर यह फायरिंग की गई, जिससे क्रेटा गाड़ी में भी तोड़फोड़ हुई। पुरानी रंजिश के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। तो महेंद्र भारती एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। महेंद्र, लगातार पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया जा रहा है, हो सकता है अलग अलग जगहों की ये घटना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो फायरिंग की घटनाएं लगातार निकल करके सामने आ रही है, वो पूरे पुलिस प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। तो धारडा में रात को घटना हुई थी, लेकिन ये दिन में घटना हुई है। इसका मतलब साफ है कि बदमाश किसी तरह भी खौफ नहीं खा रहे पुलिस का। तो पुलिस पर सवाल निशान तो उठा ही है, क्योंकि पुलिस पर पूरी प्रजा का सुरक्षा का जिम्मा होता है। जब किसी को सुरक्षा ही नहीं दी जा रही है और खुलेआम चौराहे पर इस तरह से फायरिंग और ताबड़तोड़ वारदात की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और मौके से जो बदमाश फरार हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल निशान है। पुलिस को इस पर कड़ी निगरानी रखनी होगी। इसके लिए बैरिकेड अलग से अतिरिक्त लगानी पड़ेगी, पुलिस को अलग से लगानी पड़ेगी, नाकेबंदी करनी पड़ेगी जगह जगह, ताकि इन पर अंकुश लगाया जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। बढ़ते आगे, बात अब चंडीगढ़ की करेंगे, जहां विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा भी मौजूद नजर आए। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानचंद गुप्ता का कहना है कि 4 दिन तक चलने वाला विधानसभा का शीतकालीन सत्र का समापन हो गया है। वहीं 4 बैठकों में कुल समय 19 घंटे 53 मिनट कार्रवाई चली और 8 विधेयक पास किए गए। 51 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आए, जिसमें से 4 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया और उन पर चर्चा की गई। उन्होंने यह भी बताया कि एक दिन में एक ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होती है, लेकिन हमने एक दिन में 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की। शून्यकाल में 63 विधायकों में हिस्सा लिया, वहीं 63 विधायकों को बोलने का मौका भी दिया गया। इस शीतकालीन सत्र में ऐसा पहली बार हुआ है कि सभी विधायकों को विधानसभा में बोलने का मौका मिला हो। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफसर से आज कमेटी की बैठक भी हुई। कल उसका समापन हुआ है और इस शीतकालीन सत्र में कुल 4 बैठकें हुई और उन 4 बैठकों में कुल समय जो है 19 घंटे 53 मिनट 53 मिनट्स का जो समय है, ये कार्रवाई चली है। इसमें कुल 8 विधेयक पास किए गए। तारांकित प्रश्न जो 206 स्वीकृत हुए थे, उसमें से 80 तारांकित प्रश्न इस कार्यवाही में लगे थे, जिनमें से 50 का उत्तर जो है वो विधानसभा के पटल पर ओरल तरीके से डिस्कस हुआ। अतारांकित प्रश्न जो है
28 सदस्यों के 143 थे, उन सभी अतारांकित प्रश्नों का उत्तर जो है वो लिखित रूप में सभी सदस्यों को भेज दिया गया। कुल ध्यानाकर्षण सूचनाएं जो थी, कॉल अटेंशन मोशन, 51 आए थे, 51, और उसमें से 4 जो है वो स्वीकृत हुए थे। वैसे तो जो विधानसभा के नियम हैं, उन नियमों में पहले केवल एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 1 दिन के अंदर स्वीकृत हो सकता है, इस प्रकार का नियम था। लेकिन अब हमने इसको परिवर्तित करके 1 दिन के अंदर 2 कॉल अटेंशन मोशन जो है वो स्वीकृत हो सकते हैं। और इस दृष्टि से जो 4 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के ऊपर चर्चा हुई है, 1 दिन क्योंकि एक प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव था, जिस दिन स्थगन प्रस्ताव लिया जाता है उस दिन कॉल अटेंशन मोशन नहीं होता, तो उस दृष्टि से ये कार्यवाही जो है, जो हमने कॉल अटेंशन मोशन है उनको लिया। हर सदस्य के अनुसार के कितना मिनट कौन सा सदस्य बोला है ये उसके मुताबिक, क्योंकि अलग अलग दिन के अलग, लेकिन ये है कि सभी सदस्य जो थे, खासतौर पर जो विपक्ष के थे, उन सबको बोलने का हमने सदस्य दिया है, समय दिया है। आज ही जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, उनकी समिति के साथ हमारी समिति की बैठक थी, जिसके अंदर ये बताया गया कि हमारी डीपीआर जो है वो अप्रूव हो। बढ़ते आगे, जहां पंजाब सरकार की तरफ से कर्मचारियों को एक चिट्ठी जारी की गई, जिसमें उन्होंने अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की डिटेल देने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि बिना उसके उनकी सैलरी नहीं बन पाएगी। पंजाब सरकार की ओर से दी गई जानकारी में यह साफ तौर पर कहा गया है कि IHRMS पोर्टल में कर्मचारियों की वैक्सीनेशन डिटेल भी मैंडेटरी हो चुकी है, जिसमें अगर कर्मचारियों ने दोनों वैक्सीनेशन करवा रखा है तो दोनों की डिटेल्स, और अगर सिंगल डोज लगवाई गई है तो उसकी डिटेल अपलोड करनी होगी, और अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो उस स्थिति में कर्मचारियों की सैलरी नहीं बन पाएगी। और प्रदेश में अब धीरे धीरे ओमिक्रॉन भी पैर पसारने लगा है। दरअसल करनाल में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया है, जहां पुर्तगाल से लौटा शख्स ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया है। वहीं अब करनाल के बाद फरीदाबाद में भी ओमिक्रॉन का केस मिला है, जहां कनाडा से लौटा युवती में ओमिक्रॉन के वेरिएंट पाए गए हैं। बता दें कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वालों को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी चेतावनी दे दी है। उन्होंने सदन में कहा कि सार्वजनिक जगहों पर कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों की एंट्री बैन होगी, सिर्फ डबल डोज वालों को ही एंट्री मिल पाएगी। तो प्रदेश में ओमिक्रॉन का दूसरा केस सामने आया है। बता दें कि ओमिक्रॉन अब प्रदेश में धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। करनाल में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया है। बता दें कि पुर्तगाल से लौटा शख्स ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया है। जी स्वास्थ्य विभाग में, और सरकार ने जो है ना, कोरोना ओमिक्रॉन वायरस दोबारा से आ रहा है, और उसकी रोकथाम के लिए जो सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं, उसमें हर आदमी को डिस्टेंस मेंटेन करनी, मास्क लगाना जरूरी है। उसी की आदेश की पालना में पहले डॉक्टर जयंता ओझा जी थे, वो CMO कैथल चले गए बन के, उसके बाद मुझे नोडल अफसर बनाया गया है, और उसकी आदेशों की अनुपालना में हम जो लोग बगैर मास्क के स्थानों में घूम रहे हैं, या तो वो बीमारी किसी से लेके जाएंगे अगर उनको नहीं है, और अगर उनको बीमारी है तो दूसरों को फैला के जाएंगे। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।